मैंने जो भी तैयारी करी अपनी ज़्यादातर यूट्यूब से ही करी है। तो मैंने अपना जो समय था जैसे 1-2 घंटे में उत्तराखंड को देता था। 1-2 घंटे में उत्तराखंड को देता था, 1-2 घंटे में हिंदी को देता था। तो हिंदी जैसे मैंने यूट्यूब से ही पढ़ी, जैसे स्टडी 91 करके चैनल है। मेंस के लिए कैसे तैयारी करी, कैसे आपने आंसर राइटिंग करी, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उस दौरान कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग करते थे और कितना घंटे आप करते थे, क्या करते थे? शुरू से ही मैं कभी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मैं एवरेज से भी बिलो रहा हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। जैसे बोलने का तरीका उतना अच्छा नहीं था, इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, साथ में जो और भी चीज़ें थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी उतनी अच्छी नहीं थी। तो जब मेरा प्री निकला तो मुझे सपना जैसे लगा, क्योंकि देखिए हम ऐसे बैकग्राउंड से हैं या ऐसी पृष्ठभूमि से हैं जहाँ किसी भी आसपास वाले ने कभी भी यूपीएससी का प्री भी नहीं निकाला था, इवन सरकारी नौकरी पे भी नहीं थी। तो जो मुझे ऐसा लगा यार यूट्यूब पे अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसे करता हूँ यूट्यूब कर लेता हूँ। उस टाइम पे सब कर रहे थे, आपको बताइए। तो यूट्यूब पे मैंने करा स्टार्ट, बोया का माइक लाया। फिर हम सब जो लोग बैकग्राउंड से होते हैं, पृष्ठभूमि से होते हैं, वो यही चाहते हैं कि यार पहले नौकरी हो जाए, बैकअप प्लान हो जाए और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो फिर मैंने यहाँ की तैयारी स्टार्ट की। सोसाइटी वगैरह के बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा कि सोसाइटी लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से। पहले लोगों ने कुछ कहा भी होगा, तो धीरे धीरे मैंने आंसर लिखा। तो पहला आंसर अच्छा नहीं गया, दूसरा आंसर अच्छा नहीं गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार स्ट्रक्चरिंग कैसी होगी आंसर की। तो स्ट्रक्चरिंग पे काम करने लगा। फिर पॉइंट वाइज कैसे लिखने हैं, कितना लिखना है, उसमें एग्जाम्पल डालने हैं। जल्दी से इनके सब्सक्राइबर भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये था मैं ही समझ सकता हूँ सब्सक्राइबर, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल चलाया। मैं ये कहूँगा कि मुझे सर आपकी जो मुहिम है वो बहुत अच्छी मुहिम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूर दराज के हैं, उनको उत्तराखंड से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो नहीं मिल पाती है। और जो आपका चैनल है, जैसे हम जैसे टॉपर हैं, कुछ अलग टॉपर हैं, ग्रुप सी पे हों, चाहे अपर पीसीएस हो, पीसीएस के टॉपर हैं, उनको वहाँ से चीज़ें मिलती हैं कि हाँ यार इस एरिया पे कितना फोकस करना है। शुरुआत से ही मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। जितना भी आज हासिल करा है वो अपने हार्ड वर्क से करा है। बड़े सपने देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर्स पॉडकास्ट में एक और टॉपर आज मेरे बीच बैठे हैं। बहुत खुशी मुझे ये पॉडकास्ट करते हुए हो रही है और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को, सीखने को मिलेगा। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से संघर्ष कर हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आज मेरे सामने जो टॉपर बैठे हैं, अंकित राज। हाल ही में यूकेपीएससी अपर पीसीएस 2021 का परिणाम जारी हुआ, जिसमें प्रदेश भर में अपनी 9वीं रैंक सुनिश्चित करने वाले अंकित राज मेरे बीच हैं। अंकित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकित भाई, एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे सभी व्यूअर्स को दीजिएगा। मेरा नाम अंकित राज है। मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रप्रयाग से की है। उसके बाद मैंने बीटेक की है सिविल इंजीनियरिंग से कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज से, और 2018 में मैं पास आउट हुआ था। और 2018 के बाद से ही मैं निरंतर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। और 2021 में यूकेपीएससी के 3 फॉर्म आए थे। एक तो आया था रिव्यू ऑफिसर एडवोकेट जनरल ऑफिस में, उसके बाद लोअर पीसीएस का आया था और अपर पीसीएस का आया था। तो मैंने तीनों ही फॉर्म भरे थे और संयोगवश मेरा तीनों में ही सिलेक्शन हुआ था। तो जो अभी मैं रिव्यू ऑफिसर के पद पे हूँ नैनीताल में एडवोकेट जनरल ऑफिस में। जी, सबसे पहले तो अंकित भाई के बारे में बता दूं। अंकित भाई मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर ऐसी स्टोरीज भी सुनने को मिलेंगी जो अभी तक की आपने शायद वीडियोस में नहीं देखी होंगी। अंकित भाई, मुझे एक चीज बताइए, जब आपने 2018 में बीटेक किया, बीटेक करने के बाद आपका माइंडसेट क्या था? मतलब पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर थे कि मुझे यूपीएससी करना है, या फिर आपने इंजीनियरिंग के दौरान मतलब ऐसा कुछ सोचा था कि बाद में आपको देख के इंस्पिरेशन मिली? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का जो मेरा सपना रहा है वो शुरुआत से ही रहा है। स्पेशली दोनों लोगों का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। एक मेरे फादर साहब हैं और मेरे एक नाना जी हैं। तो मेरे नाना जी बेसिकली जो आईएएस ऑफिसर होते थे उनके साथ ही रहते थे। तो उन्होंने काफी उनकी लाइफ देखी होती रही, उनकी लाइफ देखी थी कि किस तरीके से वो रहते हैं, क्या काम वो करते हैं। तो हमेशा से जब भी मुझे मिलते थे तो यही कहते थे अंकित बनना है तो आईएएस पीसीएस ही बनना है। तो मेरे माइंड में ये भी था। साथ साथ मेरे पिताजी भी इसी बैकग्राउंड से हैं और टीचिंग बैकग्राउंड से हैं। तो उनका भी मन में था कि हाँ कि बेटा करेगा तो कुछ प्रशासनिक जॉब करेगा। तो ये माइंड में मेरे पहले से था कि यूपीएससी करना है। बट क्या हुआ था कि क्योंकि मेरे पिताजी जब मैं 12वीं तक था तो उस टाइम पे जॉब पे नहीं थे, सरकारी जॉब में नहीं थे। तो फिर मैंने बीटेक चुनी कि बीटेक करूंगा 12th पास करने के बाद। और बीटेक का रास्ता मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि उस टाइम पे पापा की जॉब नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि बीटेक जब पास आउट कर लूंगा तो उसके बाद कोई प्राइवेट जॉब कर लूंगा और साथ साथ में हमारा जो फाइनेंशियल है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ साथ में मेरा जो यूपीएससी का सपना है वो भी साकार होने लगेगा, क्योंकि फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रांग रहेंगे तभी जाके चीजें पॉसिबल हो पाती है। बट देखिए, होता है ना, जब आप चीजों को बहुत चाह रखते हैं किसी भी चीज की तो सारी कायनात आपसे चीजों को करवाने लगती है। तो क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था बीटेक के तो मेरे पापा की जॉब लग गई। तो फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि हाँ अब क्या है कि मेरा जो यूपीएससी का सपना है वो अब मैं पूरा कर सकता हूँ। तो फिर कॉलेज के दौरान ही मैंने तैयारी करना स्टार्ट करा था। स्पेशली कॉलेज के लास्ट ईयर से ही थोड़ा बहुत देखने की चीजें स्टार्ट करी थी। जी, मुझे एक चीज बताइए, जो हर बच्चे का एक क्वेरी रहती है कि यार तैयारी हर कोई करना चाहता है, बट हर किसी का जो कैलिबर होता है वो एक जैसा नहीं होता। आपने बताया आपने नवोदय से पढ़ाई की है, तो आप बिगिनिंग में कैसे स्टूडेंट थे? मतलब 10th और 12th आप कैसे मार्क्स आप लेकर आए थे, और फिर बीटेक के दौरान आपकी क्या मतलब पढ़ाई में कैसे था? देखिए, मैं ये बोलूंगा आपको कि शुरू से ही मैं कभी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ।
मैं एवरेज से भी बिलो रहा हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। जितने भी लोग मेरे नवोदय के स्टूडेंट होंगे, जो मेरे साथी होंगे, वो जानते होंगे मेरे बारे में कि कभी भी मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। ऐसे नहीं थी कि मेरी फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड रैंक आती है। तो मतलब चीजें मेरे को शुरुआत में, जब मैं वहां भी गया तो नवोदय में गया, तो मुझे चीजें बहुत कठिन लगती थी। बट एक चीज थी हमेशा से, हार्ड वर्क मेरे अंदर पहले से ही था। तो जब मैं वहां पढ़ता था तो मुझे उतनी चीजें समझ में नहीं आती। धीरे धीरे मैंने प्रोग्रेस करना स्टार्ट करा। तो जब 6, 7, 8, 9 तक तो मेरी बहुत कम रैंक आती थी। जैसे 40 बच्चे होते थे तो 29, 30 रैंक ऐसे करके आती थी। बट मैंने जैसे कि आपको कहा कि हार्ड वर्क मैं हमेशा पहले से ही करता था। तो 10वीं में मैंने इतना हार्ड वर्क, जब आप हार्ड वर्क करते रहते हो तो आपको एकदम नहीं दिखता है। तो वो जो क्यूमुलेटिव एफर्ट होता है आपका, वो एक बहुत लंबे अरसे के बाद दिखना स्टार्ट करता है। तो 10th में मैंने फिर अच्छा, 10th से मैंने फिर अच्छा स्टार्ट करने लगा। मैं 10th में एक बार मेरी सेकंड रैंक पे आई। तो हमारे जो मैथ के टीचर थे वो भी बड़े खुश हुए कि जो बच्चा 6, 7th में कम था और अभी सेकंड रैंक लेके आ रहा है, तो वो भी खुश हुए। तो धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर 11th 12th में मैंने थोड़ा ठीक करा। जो बिलो एवरेज स्टूडेंट था मैं थोड़ा सा एवरेज बन गया। फिर धीरे धीरे इस तरीके से कहानी स्टार्ट होने लगी। और बीटेक की बात अगर मैं कहूँ तो बीटेक में, क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया कि यूपीएससी मेरा सपना था, और जब मेरे पापा की जॉब लग गई फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर में, तो फिर वो जो सपना जो मैंने संजोया था, वो फिर मैंने और उस पर काम करना स्टार्ट करा। तो जो जो मेरी कमजोरियां थी मैंने उन पर काम करा, और सही से मैंने जो अपनी तैयारी स्टार्ट करी, वो कहूंगा मैं कि जो बीटेक का जो लास्ट ईयर था उसके लास्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करी। जी, बीटेक की पढ़ाई बिल्कुल अलग है, जहां आप 48 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग आपने की है, उस दौरान आपकी बैक वगैरह मतलब कैसे थे आप पढ़ाई में बीटेक में? देखिए, बीटेक में सही बताऊं आपको तो बीटेक मैंने उतने ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि यूपीएससी सपना था। बीटेक मैंने जस्ट पास आउट करने के लिए ही पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे, बट ऐसा नहीं है कि मैंने बीटेक में अपना समय वेस्ट करा। देखिए, जो समय मैंने जो अपने कोर्स सब्जेक्ट थे सिविल इंजीनियरिंग के, उन पे ना लगा के मैंने अपने यूपीएससी पे लगाया। यानी कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं कहा कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो कुछ और भी नहीं करूंगा। मतलब अगर मैं वहां नहीं पढ़ रहा था तो कहीं और जरूर पढ़ रहा था। तो साथ साथ में मेरी जो वीकनेसेस थी, जैसे बोलने का तरीका उतना अच्छा नहीं था, इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, साथ साथ में जो और भी चीजें थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी उतनी अच्छी नहीं थी। तो धीरे धीरे मैंने अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी करी। जो इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं थी, उस इंग्लिश को भी मैंने अपना अच्छा करा, ग्रामर पे ध्यान दिया, लिखना स्टार्ट करा। तो बहुत सारी चीजों में मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करा। और जैसे कि मैं शुरुआत से अपनी न्यूट्रिशन पे उतना फोकस नहीं था, मैं बहुत पतला था उस टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे मैंने सीखा कि पढ़ाई के अलावा जो ये पर्सनैलिटी है उस पर भी काम करना है, और साथ साथ में जो यूपीएससी का जो सपना था उसको किस तरीके से मैं आगे बढ़ाऊं, उन सारी चीजों पे मैंने काम करा। और बीटेक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब करा। परसेंटेज 73% आई थी, ठीक ठाक थी एक प्रकार से बीटेक में। बट ये था कि साथ साथ में पैरेलली मैंने दोनों काम करे और चीजों को मैनेज करके चला था। आपने जब बीटेक के दौरान करा, तो ये तो अब जाहिर सी बात है कि आपने वहां से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज हम कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रही होगी, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जितने मैक्सिमम, चाहे आशीष जोशी जी हो या फिर हमने दीपक भट्ट सर का किया था, साथ में हमने बहुत सारे लोग का इंटरव्यू किया है जो पीसीएस में एसडीएम के पोस्ट पर जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो मैक्सिमम सब यूपीएससी वाले हैं। तो जब आपने तैयारी स्टार्ट करी, आप तो सेल्फ स्टडी से करी होगी क्योंकि आप अपने बीटेक के लास्ट ईयर में कर रहे थे, कैसे आपने शुरुआत करी उस चीज की? देखिए, जब मैंने बीटेक की, पहले मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता था, थोड़ा इधर उधर की चीजें सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, बट ऐसा नहीं था कि प्रॉपर तैयारी करता था। तो क्या हुआ कि जब 2018 में हमारा लास्ट ईयर था, तो उसके बाद मैंने कहा कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। शुरू में होते हैं ना, जब आपके पास नया जुनून होते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, अब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। तो 2018 के जो लास्ट सेमेस्टर था हमारा, वहां पे मैंने बुकें मंगाना स्टार्ट कर दी। मैं एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने कुछ एनसीईआरटी पढ़ी, कुछ मैं जो मेन बुक होती है जैसे लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम, उस टाइम पे स्पेक्ट्रम मैं नहीं पढ़ता था, उस टाइम पे विपिन चंद्रा की बुक मैंने स्टार्ट करी थी। फिर उसके साथ साथ 2-3 बुक और मैं लाया था ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी की, जैसे जीसी लियोंग वगैरह। तो धीरे धीरे मैंने वहां से अपना बेस डेवलप करा। तो मैंने बेस डेवलप करा, एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी जैसे ज्योग्राफी की पढ़ी, साइंस की पढ़ी, और अलग अलग पॉलिटी के लिए पढ़ी मैंने। तो मैंने वहां से अपना बेस तैयार करा। फिर मैंने अपना बेस तैयार करा तो काफी अच्छा खासा बेस तैयार हो गया। फिर उसके बाद मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगाए, और साथ साथ में क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस वगैरह नहीं थी, तो संयोगवश उस टाइम पे यूट्यूब का काफी अच्छा खासा चलन चल रहा था। तो जो मुन्नाल सर की जो वीडियोस थी, उन वीडियोस को मैंने देखा। हमारे एक सीनियर थे, उनके पास मुन्नाल सर की काफी वीडियोस थी, जैसे इकोनॉमी की होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की होगी, तो उन्होंने मुझे वो वीडियोस दी थी। तो मैंने उन वीडियोस को देखना स्टार्ट करा। तो शुरुआत में जब मैं पढ़ता था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं स्लो लर्नर स्टूडेंट हमेशा से रहा हूँ। बट एक अच्छी चीज थी कि मैं चीजों को छोड़ता नहीं था जब तक पूरी नहीं होती थी। हार्ड वर्क मैंने हमेशा से शुरुआत से ही किया है। तो 1-1.5 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, किस, मतलब मैं पढ़े जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो 1-1.5 साल का जो पीरियड था, बेस बनाने में लगा, उसके बाद चीजों को समझने में लगा,
कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है, कौन से टॉपिक छोड़ने चाहिए, कितना पढ़ना है, कौन सी जगह से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों में ही लग गया और बेस तैयार करने में लग गया। और उसके बाद 2019 में जब मैं 2018 में पास आउट हो गया था, तो मैंने कोचिंग लेनी चाहिए। मैं आया भी था देहरादून में कोचिंग के लिए, बट उस टाइम पे मैं एक कोचिंग संस्थान में गया था, 2 महीने रहा। फिर मुझे लगा कि विदाउट कोचिंग मैं बेटर कर सकता हूँ। फिर मैं दिल्ली गया, ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने वहाँ से किया 4-5 महीने। 4-5 महीने से ज़्यादा मैं वहाँ रहा नहीं, क्योंकि मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं थे वो चीज़। फिर मैं वापस आ गया और साथ में मैंने फिर वहाँ से मैंने फिर से पूरी सेल्फ स्टडी ही करी है। जी, एक किस्सा आप बता रहे थे, देहरादून जब आप आए थे आपने सेल्फ स्टडी लगभग 1 साल कर दी थी अपने बीटेक के लास्ट के दौरान। तो आपको ऐसा कब लगा कि देहरादून जैसे छोटे शहर से मुझे स्विच कर दिल्ली जानी चाहिए? क्या यहाँ पर एक हादसा हुआ था आपके साथ? देखिए, स्टोरी यही थी कि जब मैं एक कोचिंग संस्थान में गया था, तो क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट ईयर में मैंने काफी अच्छा खासा पढ़ लिया था। जो मुन्ना सर की वीडियोस थी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, मैंने वहां से ठीक ठाक पढ़ ली थी। भले मुझे समझ में नहीं आता था ज्यादा, बट ठीक ठाक पढ़ लिया था, एक बेस तैयार हो गया था। तो मैं जब वहां गया, उस कोचिंग संस्थान में गया, उन्होंने 1-1.5 महीना पढ़ाया, उसके बाद एक टेस्ट लिया। तो उन्होंने एमसीक्यू टेस्ट लिया, तो उसमें मैं फर्स्ट आ गया, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था वो चीजें, वो बच्चे पढ़ रहे थे। साथ में और भी बच्चे थे, पुराने बच्चे भी थे, बट क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं उसके बाद सीरियस हो गया था चीजों के प्रति, तो मैंने काफी डेडिकेशन से पढ़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप अच्छे खासा पढ़ते हो तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ नॉलेज हो जाता है। तो फिर मैं वहां फर्स्ट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने लिखने वाला टेस्ट कराया, तो उस लिखने वाले टेस्ट में भी मैं फर्स्ट आ गया। फिर मैंने कहा कि यार देखो, यहाँ तो मतलब जो ये पढ़ा रहे लगभग पढ़ दिया है, अब ऐसे करते हैं, थोड़ा दिल्ली जाते हैं। क्योंकि मतलब जब मैं शुरुआत में था ना, मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा एनर्जी भी थी उस टाइम पे, एनर्जी भी थी, साथ साथ में बचपना टाइप का भी था, क्योंकि गाइडेंस वगैरह नहीं था कि यार एकदम फट से करूंगा और फट से निकल जाऊंगा, ये वाला सीन था। मतलब है ना, इतना पता नहीं था कि इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये वो है ना। तो फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने फिर ज्योग्राफी की ऑप्शनल कोचिंग ली और 4-5 महीने रहा, जैसे मैंने बताया। फिर मैं वहां से वापस आया। फिर उसके बाद 2019 में मेरा प्री निकल गया था यूपीएससी का। तो यूपीएससी का जब मेरा प्री निकला, तो मुझे सपना जैसे लगा, क्योंकि देखिए हम ऐसे बैकग्राउंड से हैं या ऐसी पृष्ठभूमि से हैं जहां किसी भी आसपास वाले ने कभी भी यूपीएससी का प्री भी नहीं निकाला था, इवन सरकारी नौकरी पे भी नहीं थी। तो जब हमारे लिए आईएएस बहुत बड़ी चीज थी, है ना। तो जब मैंने प्री निकाला तो मेरी आंखों में आंसू आ गया, यार मैंने कर दिया। मतलब पहले विश्वास नहीं होता आपको अपने आप पे, तो जब निकाला मैंने बोला यार मैंने कर दिया, मतलब मैं कर सकता हूँ। तो वहां से थोड़ा थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। फिर वहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार, फिर मैंने सेल्फ स्टडी अच्छी खासी करी। भले उस टाइम पे मेंस में नहीं हो पाया, उस टाइम पे मुझे डेंगू भी हो गया था जब मेरा मेंस था, तो उस टाइम पे मैं अच्छे से नहीं दे पाया। फिर आपको पता है 2020 में लॉकडाउन लग गया, 2021-20 ऐसे गया। तो 2020-21 में मैं, देखिए जब आपके पास गाइडेंस की कमी होती है या आपके सराउंडिंग में जो भी गाइडेंस नहीं होता है, तो वो आप थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, डिसोरिएंट हो जाते हैं चीजों से। तो फिर क्या हुआ कि 2020-21 में मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, 2020 में मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं। मैं गांव में चले गया। गांव में फिर मैं मतलब मैंने कहा मेरे पास एनर्जी हमेशा से ऐसी थी कि यार कुछ नया करूं। हाँ, फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, क्योंकि अच्छा खासा नॉलेज हो गया था। मैंने कहा ना मुझे फट से चीजें चाहिए होती थी। तो मुझे ऐसा लगा यार यूट्यूब पे अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसे करता हूँ यूट्यूब कर लेता हूँ। उस टाइम पे सब कर रहे थे, आपको पता ही है। तो यूट्यूब पे मैंने करा स्टार्ट, बोया का माइक लाया और पढ़ाना स्टार्ट करा, एनसीईआरटी से रिलेटेड, मतलब कुछ भी करे जा रहा था, मतलब मैं उस टाइम पे, ठीक है। 2020 में, ठीक है, 2020 में फिर 21 आया। तो 21 में जब यूपी उत्तराखंड के पेपर आए, पीसीएस के पेपर आए, लोअर अपर आया, रिव्यू ऑफिसर का आया, फिर थोड़ा मैं तब सीरियस हो गया कि नहीं यार मैं भटक रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह तो बाद में भी हो जाएगा, है ना, वो अब ये चीज पहले करनी है। तो फिर क्योंकि उस टाइम पे काफी समय हो गया था 2018 से 21-22 तक, तो मुझे लगा कि यार अब मुझे सिर्फ यूपीएससी को नहीं देखना है, पहले एक जॉब ले लो। जैसे कि हम सब जो लोग बैकग्राउंड से होते हैं, पृष्ठभूमि से होते हैं, वो यही चाहते हैं कि यार पहले एक नौकरी हो जाए, बैकअप प्लान हो जाए और फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। तो फिर मैंने यहाँ की तैयारी स्टार्ट करी। तो मैं आपको सही बताऊं तो उस टाइम पे मैं अपर पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा फोकस हो गया था। तो उस टाइम पे 2021 में मेरा दोबारा से प्री हो गया था, 2021 में प्री हो गया था और मैं मेंस दे के आ रहा था। बोले उस टाइम पे भी मेंस में नहीं हुआ। यहाँ पे 22 में शायद इसका अप्रैल में इसका वो था, अपर पीसीएस का प्री था। तो उस टाइम पे मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि पीछे का मैंने पढ़ा रखा था, तो काफी अच्छा मैंने उसमें कर दिया था, काफी अच्छे मार्क्स भी आए थे मेरे प्री में। उसके बाद जैसे मुझे लगा कि अब प्री होने वाला है, तो मैं बिल्कुल रुका नहीं। मैंने प्री के रिजल्ट का इंतजार भी नहीं किया, मैंने सीधे जो प्री मेंस का सिलेबस देखा, उस मेंस के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार ये हिंदी 300 नंबर की आ रही है इसमें, और मैंने तो आज तक कभी हिंदी पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो मैंने वो जो एक महीने का, तकरीबन एक महीने का जो समय होता है प्री के रिजल्ट आने के लिए, उसमें मैंने पूरी हिंदी पढ़ी, काफी अच्छे से हिंदी को पढ़ा, जो भी बेसिक चीजें होती हिंदी की काफी अच्छी खासी पढ़ी, और धीरे धीरे इस तरीके से आगे कंटिन्यू रही चीजें। जी,
सब चीज पर आएंगे आगे। अंकित भाई, आपने एक जिक्र करा कि आपने यूट्यूब चैनल चलाते थे, पहले तो ये बताइए यूट्यूब चैनल अभी है आपका? यूट्यूब चैनल है पर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें मैंने बड़ा वो कर रखा है, चीजें इधर उधर कर रखी है, कभी भी कुछ भी पढ़ा देता था। कोई बात नहीं, बट वो अपना पैशन है पढ़ाने का, मैंने ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाए हैं, तो अपने पैशन को हमेशा फॉलो करिए, मैं यही बोलूंगा। तो अंकित भाई आप ये बताओ, तो आप मतलब जब आपने तैयारी कर ली और आप एक हाफ स्टेज में है तैयारी की, यूपीएससी का फिर आप निकाल रहे हैं, फिर आपने बोला लॉकडाउन में आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आपको ये मोटिवेशन, ये तो आपने बताया कि आपके अंदर एक होता है कि आपको चीजें तुरंत चाहिए, पर मोटिवेशन कहाँ से मिलता था कि यार मुझे करना है? जैसे आपने यूट्यूब भी छोड़ दिया, क्योंकि उस समय अगर आप यूट्यूब चलाते हो सकता है आप बहुत बड़े मतलब अच्छी चीजें पढ़ा रहे होते या फिर उसी फील्ड में कैरियर देख रहे होते, फिर उसको छोड़ने के बाद एकदम से पढ़ाई का मोटिवेशन कैसे आपको मिलता था? देखिए सबसे पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा, जिस तरीके से हमारी पृष्ठभूमि थी, सारे लोगों को मेरे पे अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस था कि ये बच्चा कुछ करेगा। मेरे नाना जी, मेरे पिताजी, मेरे घर वाले, सब लोगों का एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था। तो फिर मुझे खुद ही रियलाइज हुआ कि यार ये चीजें सेकेंडरी है, जो मेरा, क्योंकि देखिए मेरा जो सपना था कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करना है। फिर बीच बीच में चीजें आपको, जब यूट्यूब पे भी होता है ना कि यार यहाँ भी देखिए आप कहीं भी काम करोगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जब मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था तो मुझे पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा मुझे लगा कि बहुत आसान चीज होगी, बट जब मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट करा तो मुझे लगा यार इसमें तो बहुत हार्ड वर्क लग रहा है। और फिर मैंने सोचा कि यार ये हार्ड वर्क तो मैं अपने जो पेपर है यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा था, ये हार्ड वर्क तो मैं पहले कर चुका हूँ। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, जो मैंने बेस तैयार करा अपना एनसीईआरटी वगैरह, अगर इसको छोड़ दूंगा तो फिर वो चीज छूटी जाएगी। फिर वो क्या होगा कि जो मैंने जितना उसमें मेहनत करी, वो करा, सारी चीजें करी, वो कंटिन्यू होने हो पाएंगे और वो मेरी मेहनत बेकार चले जाएगी। और यूट्यूब पे अभी काम करूंगा तो मुझे 4 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। तो उससे अच्छा करता हूँ कि यार पहले इस चीज पे फोकस कर लेता हूँ, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लेता हूँ, जो मेरे घर वालों का सहयोग है जो। और उसके बीच में मैं ये बताता हूँ आपको, मेरी शादी भी हुई थी, 2022 में शादी हुई थी, तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी उस टाइम पे, हमारी सगाई हुई थी। तो मेरी वाइफ ने भी मुझे बहुत ज्यादा ओरिएंट करना स्टार्ट करा। उन्होंने बताया मुझे कि नहीं आप ये मत करो, ये चीज सेकेंडरी है, आपका जो मेन सपना है उस मेन सपने को आप बना के रखो। उन्होंने उस टाइम पे जब मैं भटक रहा था, जैसे मैंने बताया था मेरे पे एनर्जी मैं बहुत सारा काम करना चाह रहा था एक मल्टीपल टाइम, बट उस टाइम पे मेरी वाइफ थी तो साथ में बातें हो जाती हैं आपस में, तो मैं उनको बताया करता था कि नहीं मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता हूँ। तो मेरी वाइफ ने वहां पे मुझे समझाया, मेरी जो एनर्जी थी उसको चैनलाइज करना स्टार्ट करा। तो उन्होंने कहा कि आप जिस चीज के लिए बने हो इस चीज पे पहले ध्यान दो। उन्होंने मेरी छोटी छोटी चीजें होती है ना कि जो आप में कमियां, उस चीज को देखा और उन चीजों को बताया मुझे। फिर मैंने उस चीज पे काम करा और धीरे धीरे करके मैंने जो अपना जो मेन गोल था उस पे आया मैं। जैसा आपने बताया कि आप फिर 2021 से कंटिन्यू लॉकडाउन के बाद आपने यूट्यूब बंद करा, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, आप यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, तो पीसीएस के लिए उत्तराखंड आपने कैसे स्टार्ट करी? क्योंकि यूपीएससी और उत्तराखंड में तो बहुत अंतर है, प्री में, मैं प्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। उत्तराखंड आपने कैसे स्टार्ट करी, क्या क्या सोर्स आपने उत्तराखंड के लिए अपनाया? देखिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, जब हमारा टाइम 2021 का टाइम था, उसमें जो सिलेबस था उसमें उत्तराखंड प्री में जो उत्तराखंड से रिलेटेड सवाल आते थे वो उतने ज्यादा नहीं आते थे। बेसिकली उनका कम रेशियो होता था और जो सवाल आते थे वो भी बहुत सरल होते थे, बेसिक सवाल होते थे, तो वो हो जाते थे। बट अब मेंस की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे मेंस की बात मैं ये कहूंगा कि मेरे को चाहिए था, देखिए मैंने जो भी तैयारी करी अपनी ज्यादातर यूट्यूब से ही करी है। तो मैंने अपना जो समय था, जैसे 1-2 घंटे में उत्तराखंड को देता था, 1-2 घंटे में उत्तराखंड को देता था, 1-2 घंटे में हिंदी को देता था। तो हिंदी जैसे मैंने यूट्यूब से ही पढ़ी, जैसे स्टेटी 91 करके चैनल है, और एग्जामपुर में जो विवेक सर है, 1-2 चीजें मैंने उनसे पढ़ी। तो इस तरीके से मैं चीजों को पढ़ता गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने लगाए उत्तराखंड के, और जैसे मेंस के डिफरेंट मेंस के पेपर होते हैं, जैसे एसीएफ का होता है, एफआरओ का होता है, एपीयू का होता है, उनके मेंस के पेपर देखे मैंने कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, और फिर उस तरीके से मैंने चीजों को आगे बढ़ा। और जैसे मैंने जो बुक थी, हिमांशु कपाटे सर की एक बुक थी जो इंग्लिश में, बेसिकली क्योंकि मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है, तो मुझे कुछ इंग्लिश मीडियम में बुक चाहिए थी। तो मैंने कहीं से सुना था कि हिमांशु कपाटे सर की जो बुक है वो, तो मैंने हिमांशु कपाटे सर की बुक पढ़ी थी, वो मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी थी, और वो मैंने पढ़ा वहां से। बेसिकली सारी चीजें तो उसमें नहीं है, बट जो भी चीजें थी मैंने वहां से पढ़ी, थोड़ा जितनी भी चीजें थी, बाकी मैंने क्लास से पढ़ा। और जो चीजें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करनी थी वो मैं खुद से ही कर लेता था, उतनी बड़ी बात है नहीं आज के जमाने में। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हुई। तो आप ये मुझे बताइए, जब आपने यूपीएससी करा, आपने अभी वर्तमान में आप रिव्यू ऑफिसर के पद पर नैनीताल हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल के साथ कार्यरत हैं, तो ये जॉब कब लगी और उसके बाद से लेकर अब तक का आपका सफर कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि जॉब पे लगने के बाद क्या होता है, तैयारी करना टफ हो जाता है। तो मुझे बताइए ये जॉब का सफर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपका प्री निकला, मेंस निकला, फिर इसके बाद आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? देखिए ये सारी चीजें मैंने जैसे बताया, 2021 में 3 आए थे, तीनों में संयोगवश आज हो गया मेरा। तो 2022 में 2000 उस टाइम पे मेंस का भी पेपर नहीं हुआ था, अपर पीसीएस का, उससे पहले ही हमारा रिव्यू ऑफिसर का रिजल्ट आ गया था।
तो 17 अक्टूबर को हमारी शादी हुई थी और 2 महीने बाद 30 दिसंबर को हमारा रिजल्ट आया था। आज मुझे याद है रिव्यू ऑफिसर का। तो 2 महीने बाद ही मेरी जॉब लग गई थी और 2 महीने बाद जॉब लग गई थी। तो जनवरी और फरवरी में हमारा मेंस का एग्जाम था। फरवरी में ये अपर पीसीएस का मेंस का एग्जाम था। तो उस टाइम पे भी हम दोनों ने यही बोला कि देखिए हमारा जो मेन एम है वो रिव्यू ऑफिसर नहीं, हमारा मेन एम है अपर पीसीएस। और मैं क्योंकि तैयारी भी अपर पीसीएस के लिए कर रहा था, वो तो संयोगवश मेरे रिव्यू ऑफिसर में भी हो गया। तो हमारी मेन तैयारी उसी की ही थी। तो हम जैसे शादी हुई, शादी के तुरंत बाद 10-12 दिन बाद हम देहरादून आ गए थे। फिर हम दोनों साथ में रहने लगे और साथ में मेरी वाइफ ने उस टाइम पे मुझे पूरा सपोर्ट करा। उन्होंने मुझे पूरा फोकस करने के लिए कहा कि जिस चीज के लिए आपने तैयारी करी है उस चीज को आपको फिनिश करके रहना है। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत, मैंने कहा ना, मेरी जो एनर्जी जो डिसएबिलिटी थी उन्होंने उसको ओरिएंट करा, चैनलाइज करा। और फिर उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा। मैंने मेंस राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करी। उसके बाद जो चीजें मेरी वीक थी उन पे काम करा और धीरे करके मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। और उस दौरान क्या हुआ कि मेरी हेल्थ इशू भी आने लगे। मेरी जो बैक थी उस बैक में दर्द होने लगा, जो मेरी नसों में दर्द होने लगा। तो मैं उस टाइम पे हेल्थ इशू से भी गुजरने लगा। उस टाइम पे मैं दवाइयों का इस्तेमाल भी कर रहा था। जब आप ज्यादा देर तक बैठते हैं तो होता ही है, हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे भी मेरी वाइफ ने मेरी बहुत हेल्प करी, हर चीज से लेकर, दवाई से लेकर, सारी चीजें, खाने से लेकर, मेरे सब चीज का ख्याल रखा। और साथ साथ मुझे क्या था, मुझे तो बस पढ़ना ही था, है ना। तो जब आपके पास चीजें होती है ना, उनका सदुपयोग करना चाहिए, उनको वैल्यू करके आपको चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं सभी से ये कहूंगा कि आप चीजों को, जो भी चीजें आपके पास है, जो भी रिसोर्सेस है आपके पास है, उन चीजों को हमेशा वैल्यू करिए। और वैल्यू करके जब आप हार्ड वर्क करोगे, आप अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान रखोगे मुझे ये करना है, तो हार्ड वर्क अपने आप होगा। साथ साथ में एक चीज और कहना चाहूंगा, डिसिप्लिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जैसे मैंने कहा कि जब मैं रिव्यू ऑफिसर बन गया, उसके बाद मैं ऐसा नहीं हुआ कि हाँ रिव्यू ऑफिसर बन गया, हो गया भाई, अब खत्म हो गया, अब तो बन गया, अब तो अपर पीसीएस हो ना हो, नहीं। क्योंकि मेरा सपना था जैसे कि अपर पीसीएस या आईएएस वगैरह बनना। तो फिर मैं चैनलाइज रहा और साथ साथ में डिसिप्लिन, जैसे मैं कह रहा हूँ। तो डिसिप्लिन में क्या है कि जैसे स्लीप शेड्यूल मेरी प्रॉपर थी उस टाइम पे। तो मैं क्या करता था, 11-11:30 बजे के तकरीबन सो जाता था और सुबह 5 से 6 बजे के बीच में लगभग मैं उठ जाता था। तो ये जो शेड्यूल था एक दिन का नहीं था, डेली बेसिस पे 11 बजे सो, 11:30 बजे सो, 5:30-6 बजे तक उठ जाओ, उसके बाद अपने सारे जो भी काम है आप करो। तो मेरा इस तरीके से शेड्यूल कम से कम 5-6 महीने रहा, ये वाला जो शेड्यूल रहा। तो उस टाइम पे डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा था मैं। फिर क्योंकि हेल्थ इशू चल रहे थे तो उस टाइम पे मैंने योगा वगैरह स्टार्ट करा ताकि हेल्थ भी अच्छी रहे। और साथ साथ में क्योंकि आपको मेंस में लिखना पड़ता है, 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे के, तो आपको स्ट्रेंथ अच्छी खासी चाहिए वो बैठ के, भले आपको कितना भी आए। बट वहां पे अगर आप स्ट्रेंथ से काम नहीं करोगे, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको मेंस का पेपर भी खराब चले जाएगा। तो वहां पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी जब कम्बिनेशन होते हैं तब जाके चीजें अच्छी हो पाती है। तो ये सारा उस दौरान चला रिव्यू ऑफिसर की बात। तो 2000 पहले तो एक क्वेश्चन यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बोला कि आपकी 2 महीने बाद जॉब लगी, उससे पहले आप जो है पढ़ाई कर रहे थे, तो बेरोजगारी में आपने शादी कर ली। जी तो ये कॉन्फिडेंस, मतलब ये कैसा है आपको? देखिए ये कॉन्फिडेंस जो मेरी वाइफ है उन्होंने ही दिलाया मुझे, क्योंकि उनको मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। मतलब जो मेरी वाइफ है, उन्होंने जब भी मुझे देखा ना, तो उन्होंने ये देखा कि यार ये बंदा मतलब कुछ अलग है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपको अपने खुद की क्वालिटीज पता नहीं रहती होती है, बाहर वाला वो जान लेता है कि हाँ यार इस बंदे में इतनी क्वालिटीज है। तो जब मेरी वाइफ मेरे से मिली तो उन्होंने देखा कि यार इस बंदे का कैलिबर कुछ और है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ये अच्छा पढ़ने में भी है, और इसको बस ये है कि इसकी जो एनर्जी उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस शो करा। उन्होंने हमेशा यही बोला कि मुझे पता है आप जो भी करोगे बेस्ट करोगे, है ना। तो जब आप सामने वाला जिसने आपको पूरी उम्र साथ में रहना है, जब वो ये कह रहा है कि आप जो भी करोगे बेस्ट करोगे, मैं आपके साथ हूँ, तो फिर आपको क्या चाहिए होता है ना। सोसाइटी वगैरह के बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा कि सोसाइटी लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से, भले लोगों ने कुछ कहा भी होगा, बट उस चीज को मैंने कभी भी इग्नोर। और संयोग हमेशा से मेरे साथ ये चीज रही है कि जब भी कोई आदमी मेरे सामने मिला है, कभी भी उसने मेरे कॉन्फिडेंस या मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर कभी ये नहीं बोला कि तू ये कर रहा है वो कर रहा है। हमेशा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट ही करा है, तो वो चीज मेरे लिए अच्छी रही। और जैसे कि उन्होंने मुझ पर कॉन्फिडेंस शो करा, और जब सामने वाला व्यक्ति आप पे कॉन्फिडेंस शो करता है तो आपकी जो लो एनर्जी है वो हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर इस तरीके से तो फिर शादी हो गई थी हमारी। उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो भरोसा था मुझ पे, वो मैंने कहा कि यार जब सामने वाला जिसने मेरे साथ पूरा जीवन बिताना है वो मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, मेरी एक ये ड्यूटी बनती है कि जो उन्होंने मुझ पे कॉन्फिडेंस शो करा है मैं उस कॉन्फिडेंस को लेके आगे बढ़ूं, और जो मैंने एम रखा है उस एम को पूरा करूं। तो आज वही नतीजा है कि आज मैं इस जगह हूँ। लेडी लग भी आपके साथ, थैंक यू सो मच। आपकी जॉब भी लगी और लगातार आप पेपर निकाल रहे हैं। अंकित भाई अब मुझे बताइए आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी रिव्यू ऑफिसर पर, क्योंकि उसके बाद आपका लोअर पीसीएस भी निकला था जो कि आपने ज्वाइन नहीं किया, देन उसके बाद अभी अपर पीसीएस में हुआ है। तो लोअर मतलब जो आपका रिव्यू ऑफिसर में आप ज्वाइन कब हुए थे?
देखिए रिव्यू ऑफिसर में मैं हुआ था 3 मार्च 2023 को, और 30 दिसंबर 2022 को हमारा रिजल्ट आया था। और तकरीबन आई थिंक मुझे प्रॉपर याद तो नहीं है, पर 22 फरवरी से लेकर 26, 27, 28 के आस फरवरी तक हमारा मेंस एग्जाम था। तो जब हमारा अपर पीसीएस का मेंस हो गया था, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन करा था। उसके बाद आपने ज्वाइन हाँ, करा? उसके बाद ज्वाइन करा था। और लेकिन आपका जो रिव्यू ऑफिसर पर आप थे, उसके बाद आपका लोअर पीसीएस में जब हुआ, तो लोअर पीसीएस में आपको सप्लाई इंस्पेक्टर मिला था, वहां पर आपसे क्या गलती हुई कि आपको, क्योंकि आप संभवतः अगर आपको नायब तहसीलदार मिलता, मतलब रेवेन्यू में मिलता, तो आप जाते जी। क्यों, लेकिन आप सप्लाई इंस्पेक्टर में नहीं गए। क्या आप इतने कॉन्फिडेंस थे कि मेरा अपर में हो जाएगा, या फिर आपने सोचा कि नहीं यार कि मुझे यहाँ नहीं आना, मैं रिव्यू ऑफिसर से ही? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको। मैं जैसे आपको पहले बताया कि मेरा मेन फोकस था अपर पीसेस, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो मेरा ड्रीम हमेशा हाई था, तो मुझे वहाँ यूपीएससी में मैं चाहता था आईएएस बनूं। जब उत्तराखंड अपर पीसेस का है, तो मेरे माइंड में सिर्फ अपर पीसेस था, मेरे माइंड में और कुछ भी नहीं थे। भले ये जो और एग्जाम है रिव्यू ऑफिसर का लोअर पीसेस का, वो निकल गया, क्योंकि पैटर्न लगभग सेम है। जब आपकी तैयारी अच्छी खासी होती है अपर के लिए, तो आप निकाल ही लेते हो। तो मेरा पूरा फोकस था अपर पीसेस पे, ठीक है, अपर पीसेस पे पूरा फोकस था। तो जैसे लोअर पीसेस में आप जैसे कह रहे कि गलती क्या हुई, देखिए क्योंकि मैंने प्रॉपर तैयारी अपर पीसेस के लिए करी थी, लोअर के लिए भी नहीं करी थी और रिव्यू के लिए भी नहीं करी थी। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि भले मेरे लोअर में मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर मिला, नायब तहसीलदार नहीं मिला। क्योंकि जैसे लोअर पीसेस की बात आपने करी, तो लोअर पीसेस में क्योंकि 2 पेपर होते हैं और अपर में 7 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर में उतना पता नहीं चल पाता कि कौन बच्चा आपसे इतने आगे, कौन बच्चा। जो नायब तहसीलदार निकले थे, तो उनकी भी जो नंबर थी लगभग आसपास ही थी। तो मुझे पता था कि यार मैंने अपर में ना, क्योंकि मेरी मेन तैयारी अपर पीसेस की थी, तो मुझे पता था यार मैंने अपर पीसेस बहुत अच्छे से करा है। 7 पेपर होते हैं और 7 पेपर में अगर मेरी एवरेजिंग अच्छी रही तो मुझे अच्छा खासा एक पद मिल जाएगा। तो मुझे कॉन्फिडेंस पहले से ही था कि हाँ अपर में मेरा होगा, इसलिए मैं अपर का वेट बहुत टाइम से कर रहा था। लोअर का रिजल्ट आया, रिव्यू का आया, अपर का आ ही नहीं रहा था। मतलब मैं बहुत ज्यादा एंग्जाइटी भी हो रही थी और रेस्टलेस हो रहा था। मैं हर किसी पूछा अपर का रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, और जब आया तो अच्छा रहा, थैंक टू गॉड। मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन मुझे पहले ही पूछना चाहिए था, रिजल्ट की आपको कैसे सूचना मिली और कैसे, मतलब क्या आपका उस समय फिर आपका क्या उस ओपिनियन था उस रिजल्ट को लेकर, सॉरी क्या आपका उस रिजल्ट को लेकर, मतलब आपका उस समय माहौल क्या था और क्या आपके घर में माहौल था उस रिजल्ट को लेकर? देखिए उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मतलब कुछ अजीब ही हुआ। उस दिन क्या हुआ कि बेसिकली हमारा जो ऑफिस होता है वो 10 से हम आ जाते हैं घर पे 7 के अराउंड, 6:30-7 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ। बट उस दिन ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, तो मैं घर पे तकरीबन पहुंचा 8 बजे घर पे पहुंचा, और मेरी वाइफ अकेली थी। अब जब आदमी अकेले रहता है कमरे के अंदर, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, तो उन्होंने फोन करके बोला मुझे कि कैसा ऑफिस है आपका 8 बजे आ रहे हो आप। तो मुझे भी ऐसा लगा यार क्या कर रहा हूँ यार, 8 बजे आ रहा हूँ मैं। तो कभी कभी हो जाता है, ऑफिस में काम हो जाता है, वो भी अंडरस्टैंडिंग इस चीज पे कि हाँ चाहिए। तो मैं घर पे गया, तो मैं रोज ही चेक कर रहा था कि हाँ यार रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ कि होप तो आपको लगी रहती, क्योंकि सारे लोग कह रहे थे कि इस बीच में आएगा। तो मैं जैसे बेड पे बैठा, तो मेरी वाइफ पानी वानी लेके आई मुझे बैठ, तो मैं मम्मी से बात कर रहा था। तो मैंने बोला यार 8 बजे क्या ही रिजल्ट आएगा। बट होता है ना यूपीएससी को आप सर्च करते रहे कि यार हाँ कब आएगा। तो मैं मम्मी से बात कर रहा था, तो मैंने जैसे देखा मैं शॉक हो गई, ये रिजल्ट ही है क्या। फिर मैंने जैसे क्लिक करा तो मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले ही नंबर पे मेरा 9वें नंबर पे अंकित राज डीएसपी लिखा हुआ था उस पर। तो मैं ऐसा हुआ कि ऐसे कैसे, क्योंकि देखिए मैं जैसे बताया हम ऐसे बैकग्राउंड से, हमारे एसडीएम डीएम ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बोला बन गया। फिर जैसे मैंने पहले अपनी वाइफ को बताया, क्योंकि वो मेरे साथ में थी, मैं था, तो मेरी आंखों में आंसू थे उस टाइम पे। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दूं। दोनों आपस में लिपट गए, मतलब रोने लगे, मतलब बहुत सारी चीजें। फिर मैंने मम्मी का फोन काटा था उस टाइम पे जब बात कर रहा था, तो फिर दोबारा फोन लगाया मैंने मम्मी को। फिर मम्मी ने को बताया कि एसडीएम बन गया हूँ। मम्मी भी रोने लग गई, मम्मी को भी समझ में नहीं आया कि क्या है। फिर मम्मी ने पापा को बताया, क्योंकि पापा दूरस्थ इलाके में रहते हैं, तो वहाँ नेटवर्किंग इशू है। तो जैसे पापा को बताया, तो उसके बाद धीरे धीरे फोन आने लगे। फिर पापा का भी फोन आया, मैंने बोला पापा हो गया। पापा ने हाँ ठीक है जैसे बोलते ही है ना। तो ये सारी चीजें, तो उसके बाद मतलब अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा कि बन गए, बट ठीक है। हाँ बिल्कुल अंकित भाई, क्योंकि होता ही है, क्योंकि आपने सपने बड़े देखे थे और उनको साकार करके दिखाया। मुझे एक चीज ये बताइए कि आपने ये बोला, बीच में हमने एक वीडियो देखा था, आप गांव जा रहे हैं, आपका भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है, तो उस समय कैसी फीलिंग थी? क्या आपको लग रहा था कि मैंने अपने पिताजी और नाना जी ने जो सपना देखा था उसे पूरा कर दिया, और कैसा उस समय माहौल था, अंदर से आपको क्या लगा? देखिए उस दिन ऐसा लग रहा था कि यार मतलब वाकई में जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी, इतना स्ट्रगल देखा, वाकई वो आज पूरा हुआ है, और इसीलिए उस सम्मान के काबिल हम हैं। देखिए आपका सम्मान लोग तभी करेंगे जब आपने कुछ अचीव करा होगा। जब तक आपने कुछ नहीं करा तब तक आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और इस चीज़ को नेगेटिव मत दीजिए, इस चीज़ को एज ए ये लीजिए कि यार अभी लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, या लोग मुझे बोल रहे हैं, क्या मैं उस काबिल हूँ या मैं उस काबिल नहीं हूँ, तभी तो लोग मुझे बोल रहे हैं। तो अपनी काबिलियत को हासिल करने के लिए, अपनी काबिलियत को
ये दर्शाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा चीज़ों के बारे में, और जो अपना समय है उसका अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब मैं गाँव गया, अच्छे तरीके से स्वागत हुआ, लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया थी, तो हुआ कि हाँ, एक सुकून सा मिला दिल में कि हाँ यार, जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी, आज वो चीज़ हासिल भी हुई है, लोग उस चीज़ को सराह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल था। तो अब क्या माहौल है, मतलब घर में और रिश्तेदारी में होता है ना कि अब आप एक जिस गांव से आप बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी भी एक सपना होता है, और आप उस गांव के एसडीएम बन चुके हैं, तो कैसा अब लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, क्योंकि फैमिली तो अब वो सपोर्टिव भी होती है, हाँ। लेकिन रिश्तेदार और दोस्ती यारी में कैसा माहौल है? देखिए, मैं सही बताऊँ, मुझे जितने भी मेरे दोस्त रहे हैं, हमेशा एप्रिशिएटिव रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पेरेंट्स ने भी सिखाया। हो सकता है कि मिस कन्वर्सेशन से या आपस में जो होते हैं, थोड़े छोटे-मोटे इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं। बट सही बताऊँ, मेरा कभी भी ऐसा ओपिनियन नहीं रहा है कि अगर कोई आपके बारे में गलत बात सोच रहा है, गलत चीज़ें बोल रहा है, तो आप भी उसी तरीके की प्रतिक्रिया करो। तो मेरा हमेशा से रही है कि कोई आपके बारे में कुछ बोल भी रहा है या कुछ कह रहा है, तो उसको दरकिनार करके जो अपना मेन फोकस है, उस पे ध्यान रखिए। मैं कभी भी, मैंने इन चीज़ों पे कभी ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये कॉन्फिडेंस मुझे पता है क्यों मिला, क्योंकि मैं अपनी चीज़ में ऑनेस्ट था। मैं जो काम कर रहा था, उस चीज़ में ऑनेस्ट था। और जब आप अपनी चीज़ों के लिए ऑनेस्ट रहते हैं, तो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बशर्ते आपको अपने लिए ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, है ना? तो मैं अपनी चीज़ों के प्रति ऑनेस्ट था, तो लोग क्या बोल रहे थे, वो नौकरी लगने से पहले क्या नहीं बोल रहे थे, मैंने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद तो आपको पता है, जब बन जाते हैं तो हर कोई एप्रिशिएट करता है। ठीक है, ये एक सफलता के पूरा साथ-साथ लाइफ का पार्ट है, सफलता तो ना हाँ, होती कोई है, तो लाइफ लोग पार्ट आदमी है। है। अंकित भाई, बहुत बातें हो गई है, अब मुझे बताइए, क्योंकि आपने बताया आपने यूट्यूब से पढ़ा है और सेल्फ स्टडी आपने करी है, तो शुरुआत से मुझे बताइए, आपने मेंस के लिए कैसे तैयारी करी, कैसे आपने आंसर राइटिंग करी, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उस दौरान कैसे कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग करते थे और कितना घंटे आप पढ़ते थे, क्या आपका टाइम टेबल रहता था? देखिए, आंसर राइटिंग की मैं बात करूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। 2019 में मेरा प्री हुआ, 2021 में प्री हुआ। तो मैंने रेगुलर कभी भी उससे पहले आंसर राइटिंग नहीं करी थी। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं, बट मैंने रेगुलर कभी नहीं करी। जैसे 15 दिन कर दी, 1 महीने कर दी, इस तरीके से मतलब होती थी आंसर राइटिंग, पर मैंने कभी भी रेगुलर नहीं करी। फिर जब 2021 में मुझे लगा प्री हो रहा है, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे, जैसे इंटरनेट पे जैसे इनसाइट ऑन इंडिया है, तो वो डेली बेसिस पे क्या करते हैं, अपनी क्वेश्चन डालते हैं और उसको लिखने की प्रैक्टिस की। तो मैं खुद से ही प्रैक्टिस करता डेली बेसिस पे 2-3। मैं हमेशा क्या करता था मुकुल जी, शाम का जो समय होता था, मैं 4 बजे से 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था। फिर उसके बाद मैं जाता था, 6:30 बजे तक मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता था। फिर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हमेशा आंसर राइटिंग करता था। तो हमेशा जब मैं आंसर राइटिंग करता था, तो मैं ज़्यादा आंसर नहीं, 4-5 आंसर ही लिख पाता था, और उनको दोबारा से एनालिसिस करता था कि हाँ, किस तरीके से है, कि जो मॉडल आंसर है, ये लोगों ने जिस तरीके से आंसर लिखे, उनके देखता है क्या रिलेट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो धीरे-धीरे मैंने आंसर लिखा, तो पहला आंसर अच्छा नहीं गया, दूसरा आंसर अच्छा नहीं करा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार, स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है आंसर की। फिर स्ट्रक्चरिंग पे काम करने लगा। फिर पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं, कितना लिखना है, उसमें एग्जाम्पल डालने हैं, अपने आंसर को सब्सटेंस करने के लिए एग्जाम्पल डालने हैं, फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है, इन सारी चीज़ों पे धीरे करके काम। देखिए, कोई भी चीज़ आप एक दिन में नहीं सीखेगा। मैंने हमेशा से कहा, सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, इट इज अ प्रोसेस, है ना? तो उस प्रोसेस को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। तो धीरे देखिए, तो एक दिन ऐसा नहीं हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरीके से धीरे मैंने खुद से 1 महीने तक प्रैक्टिस करी। तो जब काफ़ी अच्छा खासा लिखने लग गया मैं, थोड़ा 1 महीने में ठीक-ठाक, क्योंकि पहले भी थोड़ा बहुत कर रखी थी, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। तो करने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ यार, मैं सही जा रहा हूँ। फिर स्पीड भी थोड़ा बढ़ने लगी थी। फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी। तो मैंने IAS की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी। तो वहाँ मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, तो वहाँ हफ्ते में 1 टेस्ट होता था। तो हफ्ते में जैसे पॉलिटी का टेस्ट होना है, तो मैं हफ्ते भर पॉलिटी पढ़ता था। ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटी पढ़ता था, साथ में और भी सब्जेक्ट पढ़ता था, पर मेनली फोकस मेरा ये रहता था कि जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो टॉपिक है, उन टॉपिक में अच्छी पकड़ बनाऊं। उन पे एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए उस टॉपिक के रिलेटेड, जो आप लिख पाओ। तो फिर मैंने पैटर्न देखा, जैसे 2 नंबर के आते थे हमारे टाइम पे, 2 नंबर के हो गए, 5 नंबर के हो गए, 8 नंबर के हो गए, 16 नंबर के हो गए। तो फिर मैंने देखा यार, 2 नंबर में कितना लिखूं, 8 नंबर में कितना लिखूं, 5 नंबर में कितना लिखूं, 16 में कितना लिखूं, कि मेरे को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाए। तो ये चीज सारे मैंने टेस्ट सीरीज से, सामूहिक सर का गाइडेंस रहा उस टाइम पे, तो मैंने उनसे सीखी। तो जैसे मैंने जब शुरू में पहला अपना पेपर लिखा, टेस्ट सीरीज हिस्ट्री का लिखा, तो सामूहिक सर ने बोला इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो। तो मैंने बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लिया कि हाँ, किस तरीके से मुझे राइट डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि मैं जैसे बोला कि मेरी हमेशा यही खासियत रही है कि मैं चीजों की राइट डायरेक्शन में आसानी से चले जाता हूँ। कि जब मुझे कोई बताता है कि हाँ, ऐसे गलत है, ऐसे सही है, तो मैं सही डायरेक्शन में चले जाता है। क्योंकि देखिए, आप रॉन्ग डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में तब जाते हो जब आप एक्सेप्ट करते हो अपनी गलतियां। जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तब आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब सर ने मुझे बताया कि आप ये गलत करिए, ये सही करें, तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट करा, है ना।
तो जब मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा तो फिर मैं धीरे धीरे उनके हिसाब से करने लगा कि हाँ, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफी 2016-12 में भी वो करे हैं, तो उनको पता है कि किस तरीके से मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने बोला हाँ यार, यहाँ का पैटर्न थोड़ा अलग होगा यूपीएससी से, तो फिर मैंने उस तरीके से करा। फिर धीरे 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 मैंने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करी। बीच में थोड़ा बहुत छूट गई थी शादी के दौरान, बट उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू रखे और धीरे 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 सीखता गया, तो काफी अच्छा खासा एक आइडिया हो गया था मुझे मेंस आंसर राइटिंग का। जी, तो ये सब आपकी जर्नी रही। इस दौरान आपने अभी आपका, क्योंकि आप बता भी रहे थे, तो आपका यूपीएससी मेंस भी है, तो अब मतलब आपका सपना यहाँ पर कह सकते हैं कि समाप्त हो चुका है, या आगे आप सोच रहे हैं कि यार एसडीएम तो बन गया हूँ, डीएम भी बन ही जाऊँ? तो कितनी तैयारी है आपकी मेंस की? मेंस की बीच में तो थोड़ा ठीक चल रही थी, अब आजकल थोड़ा सा नहीं चल पा रही है। बट देखिए मुगल जी, सपने हमेशा जितना भी देखता है ना आदमी, उसको कम जब सपना देखता है इंसान, तो उसको लगता है कि यार ये मिल जाएगा ना, मैं रुक जाऊंगा। जब वो मिल जाता है तो वो और बड़े की सोचता है, फिर और बड़े की सोचता है ना। वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। तो देखिए कोशिश हमेशा जारी रहेगी, हो ना हो वो अलग बात है, बट कोशिश रहेगी, आगे बढ़ने की भी रहेगी। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एज ए पद एसडीएम ग्रहण करूंगा, वहां भी कोशिश यही रहेगी कि अपने जो भी पूरी कार्य क्षमता है मेरी, जितनी भी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से काम करूं। और भविष्य में अगर मेंस अच्छा चले जाते हैं, इंटरव्यू अगर आईएएस का पद भी मिल गया, वहां भी सारी चीजें मैं अच्छी करने की कोशिश करूँ। बट ये रहेगा कि अभी जितना मिल गया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। आगे हो जाए वो अच्छी बात है, नहीं भी होती है तो मैं अभी अपने आप में संतुष्ट हूँ। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए अपना, क्योंकि हमने आपका दृष्टि पर इंटरव्यू देखा था, वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स हमने देखे थे, जेएमयू वालों के थे, कैसे आपसे सवाल पूछे गए, कैसे आपके आंसर है, मतलब कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मुकुल जी, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए प्री की तैयारी के लिए सब पूछते हैं, मेंस की तैयारी के लिए हर कोई पूछता है, बट इंटरव्यू के बारे में लोग कम बताते हैं। मैं यहाँ पे इंटरव्यू को थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा। जब मैं लोअर पीसीएस का इंटरव्यू दे के आया, तो अंदर मुझे ऐसा लगा यार मेरा अच्छा इंटरव्यू है, पर जब मेरे नंबर आए तो उतने अच्छे मार्क्स हैं, भले 50 नंबर में से मेरी ऐसी आई थी 25 के अराउंड आई थी, तो मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि काफी लोगों के अच्छे मार्क्स भी आए थे, किसी के 28 आए थे। खैर 50 नंबर के मार्क्स में तो आपको पता नहीं चल पाता कि एक दो नंबर का डिफरेंस क्या है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ इंटरव्यू जो है मेरा वो वीक पॉइंट है। और जैसे मैंने हमेशा से आपको कहा, अभी आपसे कहा कि मेरा हमेशा से ही रहा है, जहां पर मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं वहां पे सही करने के लिए काफी प्रयास करता हूँ, और उसी प्रयास का नतीजा है कि आज मैं इस पद पे हूँ, इस पद पे पहुंच गया हूँ। तो मैंने क्या करा, जब मैंने देखा कि यार मेरी कम नंबर आए, इसका मतलब मुझ में कुछ कमी है, तो मुकुल जी फिर उसके बाद मैंने अपने बोलने के तरीके पे काम करा। जो टॉपिक्स थे करंट अफेयर के रिलेटेड, उन पे एक एक दिन काम करा। उत्तराखंड से रिलेटेड टॉपिक्स थे, उन पे काम करा। अपने सिविल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक थे, जैसे टनल वाला जो इशू चल रहा था, सिलक्यारा टनल वाला, सारे इशूज को अच्छे से पढ़ा, सारी चीजों पे ध्यान दिया, किस तरीके से पॉज करना है, किस तरीके से आंसर देना है, इन सारी चीजों में मैंने काम करा। और जब मैं इंटरव्यू दृष्टि आईएएस में जब मैं इंटरव्यू देने गया, तो पहले मैं सोच रहा था नहीं देता हूँ, बट किसी मेरे एक दोस्त हैं, वो अभी एफआरओ हैं, तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा कि दृष्टि में टेस्ट मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं, आप चले जाए। तो फिर मैंने वो फॉर्म भरा, वहाँ गया। तो जिस दिन मैं गया वहाँ बड़ा स्ट्रगल फेज रहा उस टाइम पे भी, जब मैं इंटरव्यू गया। पहले मैं देहरादून आया, फिर देहरादून से नैनीताल गया, फिर नैनीताल से ही उसी दिन शाम को मैं हल्द्वानी आया। फिर अगले दिन मुझे वहाँ जाना था, दिल्ली जाना था, अकेले ही मैं गया। तो कहते हैं ना, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपना हार्ड वर्क दे रहे होते हैं, तो सारी चीजें आपके पास क्या होती है, भगवान आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है इंसान के रूप में। तो क्या हुआ, जिस दिन मेरे को अगले दिन मुझे दृष्टि आई जाना था, तो क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त है जो अभी कांस्टेबल में निकला है, वो हमारे ऑफिस आया हुआ था, तो उससे मुलाकात हुई। तो मैंने कहा भाई मैं शाम को आऊंगा, तो शाम को तो मुझे पिक कर लिया। तो शाम को मैं उसके साथ रहा, उसने मुझे खाना वाना खिलाया अच्छे तरीके से, है ना। तो ऐसा लगा कि हाँ यार अब जा रहा हूँ तो वहाँ ये साथ में। फिर उसने मुझे सुबह बस में हल्द्वानी से बस स्टेशन से मैं दिल्ली गया। दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी, मतलब पूरे पसीने आ गए थे। फिर वहाँ गया, फिर मुँह हाथ वगैरह धुला, थोड़ा पैंट कमीज पहने मैंने अच्छे से, ठीक है। फिर वहाँ गया। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज और बताना, जहाँ जाना था मुझे उसका आइडिया नहीं था कहाँ जाना था, बट जैसे मैंने बताया ना, हल्द्वानी में मेरा कांस्टेबल वाला दोस्त मिला। फिर मैंने जैसे मैं उस मेट्रो स्टेशन पे पहुंचा, मेरे एक दोस्त का फोन आया जो अभी डीएसपी में उसका भी सिलेक्शन हो गया है। उसका तुरंत मुझे फोन आ गया, वहां से 10 रुपए का ऑटो लेना है और वहां से चले जाएगी। हाँ, विनय का फोन आया। और जैसे मैं स्टेशन से उतरा, मतलब भगवान मेरा साथ दे रहा था उस टाइम पे कि हाँ अच्छा, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में कैसे होता है, कोई भी आपको बोल देगा हाँ यहाँ से जाना है, वहां से जाना है ना। तो हल्द्वानी में वो मिला मुझे, उसका फोन आया विनय का मुझे कि हाँ भाई वहां से ऐसे 10 रुपए, क्योंकि वो वहां गया था मुखर्जी नगर में, मैं क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर में रहा था, तो मुखर्जी नगर का मुझे इतना पता नहीं था। उसका फोन आया, फिर मैं 10 रुपए का अंदर गया, फिर अंदर गया। तो क्योंकि जब आप अच्छा खासा आपने पढ़ लिया होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। मैंने उस पर काम करा, जब मैं सीसी के सामने भी अपने आप में सोचता रहता था इंटरव्यूअर सामने है, कैसे आंसर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस करी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी चीज
कम ही रह पाए, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई मुझे करना है तो करना है, तो मैंने कहीं पे भी ढिलाई नहीं दी, है ना। तो फिर मैं वहां गया तो शायद लोगों को वो इंटरव्यू भी अच्छा लगा, और जो मेरा मेन इंटरव्यू था वो तो मतलब खतरनाक ही रहा, वो उसके अच्छे तरह। क्वेश्चंस रिकॉल करो और हाँ। एक बार आंसर देने की कोशिश करो। देखिए उन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे, पॉलिटी से रिलेटेड पूछी, तो मैंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जितने भी सब्जेक्ट वाइज होते हैं वो सारे आंसर दे दिए। बट क्या हुआ कि जैसे मैं सारे आंसर देने लगा तो उनको लगा कि यार ये सारे आंसर देने लग गया, तो उन्होंने मुझे हिंदी पूछना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला कि 59 लिखो, 69 लिखो, 79 लिखो, 89, और इनको हिंदी में बता, है ना। अच्छा, लिखवाया आपसे? हाँ, नीचे लिखवा एक पेज रहता है वहां पे, उन्होंने लिखा 59 लिखो, मैंने बोला ठीक है 69, और उनको हिंदी में बोलो। मैंने हिंदी में बोला तो उनको सही लगा जवाब। फिर एक जो दूसरे बोर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि अब ये उन्होंने पूछा कि वर्णमाला आती है, मैंने बोला हाँ सर। तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, स्वर कितने होते हैं व्यंजन के, और क्योंकि मैं आपको बताया मैंने ट्यूशन पढ़ा रखा था, तो मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाया हुआ था, तो मुझे आइडिया था चीजों का, तो मैं बताने लग गया, है ना। तो बीच में भी थोड़ा बहुत कहीं पे सॉरी सर भी बोलना पड़ा, बोलना ही पड़ता है क्योंकि आपको हर चीज तो नहीं आ पाएगी, है ना। बट ओवरऑल इंटरव्यू ठीक रहा और 122 मार्क्स आए मेरे, तो मुझे लगता है ठीक मार्क्स हैं जिस तरीके से मैंने इंटरव्यू भी दिया था। तो ये सारी चीजें रही। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि मैंने दाढ़ी कभी नहीं कटाई थी, बट मैं कहा ना कि मैं एक भी चीज मिस नहीं करना चाहता था अपनी कभी, तो मैंने उस टाइम पे भी दाढ़ी कटाई। लोअर में मैंने दाढ़ी नहीं कटाई थी, ऐसे गया था। मैंने सोचा यार कहीं इस वजह से तो मुझे कम, है ना। जब आप अथक प्रयास करते हो और ये सोचते हो कि नहीं कमी कहीं भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं दृष्टि में भी गया। मुझे पता था दृष्टि में जाके भी उतना मतलब उतना ज्यादा फायदा भी नहीं मिलेगा, बट मैं ये चाह रहा था कि मेरा कोई भी जो प्रयास है वो नहीं होना चाहिए कि मैंने लास्ट में ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने वो प्रयास कर लेता तो आज ऐसा हो जाता है। तो शायद इसी का नतीजा है कि आज इस जगह पहुंचे। आपकी इन बातों मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, साथ भी किसी चीज को आपसे 10 से चाहो तो कायनात मिलाने में लग जाती है, तो शायद आपके साथ भी वही रहा, आपकी मतलब सभी चीजें उसको मिलाने के लिए लगी। अंकित भाई, आप जो है बहुत बड़ा पद संभालने वाले एसडीएम के, और साथ में आप मित्र भी हैं और आप यूट्यूबर भी रह चुके हैं, तो आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। माई टॉक शो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मतलब आप शायद आपने बताया था मुझे, आपने देखा था, तो क्या इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए मैं ये बताऊं कि मैंने आपका माई टॉक शो चैनल उस टाइम पे देखा था जब आप स्टार्ट ही कर रहे थे। तकरीबन आपके 1000 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, और आज तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले। जल्दी से इनके सब्सक्राइबर भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये दर्द मैं ही समझ सकता हूँ सब्सक्राइबर, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल चलाया। मैं ये कहूंगा कि मुकुल सर, आपकी जो मुहिम है वो बहुत अच्छी मुहिम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूर दराज के हैं, उनको उत्तराखंड से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो नहीं मिल पाती है। और जो आपका चैनल है, जैसे हम जैसे टॉपर हैं, कुछ अलग टॉपर हैं, ग्रुप सी के हों चाहे अपर पीसीएस लोअर पीसीएस के टॉपर हैं, उनको वहां से चीजें मिलती हैं कि हाँ यार इस एरिया पे कितना फोकस करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे टॉपर अलग अलग चीजें बताते हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रेरणादायी बन जाते हैं वो, है ना। तो ये चैनल आपके मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चैनल है, और मैं उस टाइम से ही आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं आपके उसमें, और मुझे लगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छी मुहिम है, और वाकई में बहुत अच्छी मुहिम है। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ, ठीक है। और आपका बहुत ही सराहनीय काम है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इनको सपोर्ट करें। और जितना भी ये प्रयास, देखिए मैंने क्योंकि यूट्यूब चैनल चलाया है, और दिखने में लगता है ना जब हम एडिटिंग वगैरह करते हैं तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, ऐसा लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं है ना। बट इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग करने में ही कभी माइक पे आवाज नहीं आती, आधा घंटे तक हम बोल रहे हैं, माइक पता चलता है कि माइक पे तो आवाज ही नहीं आई। कभी रिकॉर्डिंग हो रही है, आधा घंटे तक बोल दिया, पता चला रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो बहुत सारी, पंखा बंद करना पड़ता है, ये सारी चीजें, गर्मी में बैठना पड़ता है, कभी कुत्ते की आवाज आ जाती है पीछे से, कभी कोई घर का सदस्य आ जाता है। तो जो आपको 12 मिनट की, 13 मिनट की या 40 मिनट की वीडियो दिखती है, उसके पीछे तकरीबन 4-5 घंटे की मेहनत होती है, और वो डेली मेहनत होती है। तो आप इस चीज को ये मत सोचिए कि ये बहुत आसान काम है, ये भी काफी अच्छा खासा काम है, और इसमें भी काफी अच्छी खासी मेहनत लगती है। तो वाकई में सराहनीय काम है आपका, और माई टॉक शो को मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़ता रहे। जी, आप मुझे ये भी बताइए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लेंथी हो चुका है, आपकी जो अब आपने बोला ना कि आप अपने गांव में रोल मॉडल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपके, चाहे नवोदय के जूनियर हो या आपके कॉलेज के जूनियर है, कॉलेज के लिए भी आप एक रोल मॉडल की तरह, जो आपका जूनियर्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, या आपके उस गांव के लिए जहां पर आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी भी एक सपना होता है, उस गांव से आप राज्य का सबसे बड़ा पद जो सरकारी होता है उस पर आसीन है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, और अपकमिंग जनरेशन किस तरीके से अपने सपने को फॉलो कर आपकी तरह जो है सक्सेस हो? देखिए मैं यही कहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि कभी शुरुआत से ही मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। जितना भी आज हासिल करा है वो अपने हार्ड वर्क से करा है। बड़े सपने देखना बहुत जरूरी है। आप छोटे सपने देखोगे तो छोटा ही हासिल करोगे। बड़े सपने देखने में कोई भी आपके लिए कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, सही बताऊं तो। आप हमेशा बड़ा सपने ना देखिए। जब आप बड़ा सपना देखते हो तो बड़ा करने की सोचते हो, है ना। जो आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेज से ही आपको अच्छा काम करना है। धीरे धीरे आपके रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज करना है।
हार्ड वर्क करिए। देखिए हार्ड वर्क के जैसे लोग बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए स्मार्ट वर्क आप तभी कर पाएंगे जब आपने पहले हार्ड वर्क करा हुआ हो, है ना। तो हार्ड वर्क कीजिए। एक इंग्लिश में कहावत है ना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट इज अनवर्क, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप टैलेंटेड ही हो। निरंतर प्रयास करिए, है ना, निरंतर प्रयास करिए। अपनी जो वीकनेसेस हैं, है ना, उन पे काम कीजिए। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बना के रखिएगा। और आपकी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बीच में कभी आने मत दीजिए, है ना। परिस्थितियां हर किसी के साथ है, मेरे साथ भी थी, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग परिस्थितियां हैं। बट आप शिकायत करते रहेंगे कि मेरी परिस्थिति तो ऐसी है वैसी है ना, 10 बहाने बनाएंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है ना, तो हम पता है सरकारी नौकरी में हमेशा रिसोर्सेज कम ही होते हैं। बट अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही होता है जो कम रिसोर्सेज में भी अच्छा काम दिखाई दे, वही एफिशिएंट होता है। तो आपको भी यही सोचना है कि यार मेरे पास भले कम रिसोर्सेज है, बट मुझे अच्छा काम इसी में अच्छा काम करके दिखा। अगर मैं इसमें अच्छा काम कर सकता हूँ तो मैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। साथ साथ में चीजों को वैल्यू कीजिए, जो भी आपके पास है हर उस चीज को वैल्यू कीजिए, है ना। उस भगवान का शुक्रगुजार कीजिए, कम से कम उसने आपको उस लायक बनाया है कि आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो डिसिप्लिन रहिए, खाने पीने में अच्छा ध्यान रखिए, है ना। और आगे निरंतर प्रयास में ही सक्सेस है। अगर निरंतर प्रयास नहीं कर रहे हो आप, तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं तो यही कहूँगा। मुझे एक चीज बताइए, अभी आप जो थे ऑफिस जॉब में हैं, एडवोकेट जनरल के साथ आप थे, अब आप जो है एसडीएम का उस पर हैं, तो और कितना एक्साइटेड हैं आप अपनी इस जॉब को लेकर? क्योंकि अब आपका जो सपना था कहीं ना कहीं आपके दादाजी का, पापा का, नाना का, सभी का सपना आपने पूरा कर दिया। कितने मेंटली प्रिपेयर है और कितने एक्साइटेड है? सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मेरे शुरू से ही सपना रहा है, तो मेरे लिए एक्साइटिंग है, चैलेंजिंग नहीं कहूँगा मैं इसको, मेरे लिए थोड़ा एक्साइटिंग है जब भी मैं इस पद पे होऊंगा। और मुझे लगता है क्योंकि जो मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें, उन सभी का उपयोग करके अच्छे से काम करने की कोशिश करूँगा। हाँ, जहाँ पे कुछ कमियाँ होंगी उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। और चीज़ें एक्साइटिंग रहेंगी, हाँ चैलेंजिंग भी रहेंगी, बट चैलेंजेस तो होते ही हैं, हर जगह होते हैं। और चैलेंजेस का होना भी ठीक है, तभी जाके आप आगे परिपक्व बन पाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा एक्साइटिंग है और मिक्सअप फीलिंग है, और आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो ये थे अंकित राज, जो कि वर्तमान में नवनियुक्त हमारे एसडीएम साहब हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो आपके इलाके में अगर एसडीएम बनकर आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे कि अंकित सर जो है हमारे इलाके के एसडीएम है। और भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि अंकित सर से उनका जो अनुभव है, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर का हो या फिर लोअर पीसीएस का हो या पीसीएस का हो, वो दोबारा हमारे चैनल पर आकर आप लोगों को गाइड करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से टॉपर्स पॉडकास्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपको एक नए टॉपर के साथ एक नए पॉडकास्ट में।